गुड इवनिंग एवरीवन। कोई नहीं है आज क्लास में। आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो दे देगा। ये हम लोगों का लास्ट क्लास होगा। इन द लास्ट क्लास वी सो द 3 round table conferences that was held between India and and the stakeholders of India। तो वहाँ पे जितना भी जो इंडिया में रिप्रेजेंट करता था, लाइक डिप्रेस क्लास हो गया, मुस्लिम लीग हो गया, या वुमेन का हो गया, लिबरल्स हो गया, जितना भी स्टेक होल्डर्स था इंडिया का, वो लोग सब सपोर्ट पार्टिसिपेट कर रहा था। तो ये 3 round table कन्फ्रेंसेस देखा है हम लोग। तो इसमें याद रखने का ये बात है कि जो 2nd round table कन्फ्रेंस है उसमें ही सिर्फ कांग्रेस पार्टिसिपेट किया है और बाकी में ये पार्टिसिपेट नहीं किया है कहीं पे। एनीवेज, उसका बाद उस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ चुका था। तो यहाँ पे फिर से आगस्ट ऑफर आता है जो जो कांग्रेस है ये लोग को मनाने के लिए, और यहाँ का जो बाकी स्टेक होल्डर्स है उसके लिए एक आगस्ट ऑफर लेके आता है। और ये आगस्ट ऑफर में ये बोलता है कि डोमिनियन स्टेटस देगा और जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसको बढ़ाएगा और वहाँ पे मेजॉरिटी इंडियंस होगा। तो इसको भी ये ऑफर को रिजेक्ट कर देता है बाय द कांग्रेस एंड एज वेल एज द मुस्लिम लीग। उसके बाद जो वार चल रहा था उस समय में गांधी जी यहाँ पे एक फुल फ्लेजेड एक मूवमेंट लॉन्च करना नहीं चाहता था। दैट इज़ वाई ही लॉन्चेस इंडिविजुअल सत्याग्रह इन दिस टाइम। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह का बाद हम लोग क्रिप्स मिशन देख रहा था। क्रिप्स मिशन में 3 प्रोविजंस था तो ये भी देख लिया था हम लोगों ने। क्रिप्स मिशन जो कि लाया था बाय स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और क्रिप्स और यहाँ पे 3 मेन प्रोविजंस था। 3 प्रोविजंस, ऐसा तो प्रोविजंस बहुत सारा था बट दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। तो एक बात तो था कि डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर देगा विथ कंप्लीट ऑटोनॉमी। तो ये था फर्स्ट। और सेकेंड था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो यहाँ का मेंबर्स होगा, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा इसमें मेंबर्स प्रोविंसेस से होगा एज वेल एज जो प्रिंसली स्टेट है वहाँ पे होगा, वहाँ से आएगा। और ये प्रिंसली स्टेट कैसे आएगा, यहाँ पे नॉमिनेट करके आएगा ये। मतलब जो वहाँ का ये है जो रूलर जो या उसको नॉमिनी, अपना नॉमिनी बना के उसको रिप्रेजेंट करेगा ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और जो भी प्रोविंसेस यहाँ पे प्रोविंसेस एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट अगर यहाँ पे ज्वाइन होना नहीं चाहता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन नहीं होना चाहता है, वो लोग दे हैव द राइट टू सीट। मतलब वो लोग अपना से अपना एक प्रोविंस बना सकता है, या तो जो एक यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें नहीं जुड़ सकता है, वो लोग का मर्जी है। सो देयर वाज ए राइट टू सीट। तो ये था 3 प्रोविजंस, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। तो इसका रिएक्शन में हम लोग देख रहा था
इसका रिएक्शन में जो गांधी जी ने कहा था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिए आप लोग। गांधी सेड दैट इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। चेक जो कि अभी एक्सपायर हो चुका है, ये ऐसा चेक है। ये दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय गांधी। और इसका मतलब ये है कि जो डोमिनियन स्टेटस अभी ये लोग देने का बात कर रहा है, तो ये डोमिनियन स्टेटस का बात अभी पुराना हो चुका है। नाउ इंडिया नीड्स इज पूर्ण स्वराज, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये 1929 का लाहौर सेशन में हम लोग देख लिया था। लाहौर सेशन में जहाँ का प्रेसिडेंट था जवाहरलाल नेहरू, तो वहाँ पे ही पूर्ण स्वराज का बात वहाँ पे छिड़ गया था। मतलब वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया था कि अभी इंडिया को पूर्ण स्वराज चाहिए, ये डोमिनियन स्टेटस से नहीं मानेगा। तो ये था, दैट इज़ वाई गांधी सेड दैट इट इज़ ए पोस्ट डेटेड चेक। एज वेल एज जो कांग्रेस था, कांग्रेस को कुछ कुछ यहाँ का प्रोविजंस ठीक नहीं लगा है। फर्स्ट तो जैसे कि ये डोमिनियन स्टेटस का बात हो गया, ये ठीक नहीं लगा। वो लोग को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। दे वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट में क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स आ रहा था। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आके यहाँ पे एक इलेक्टेड मेंबर्स आना चाहिए। ये डिमांड था बाय द कांग्रेस कि जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड नहीं बल्कि इलेक्टेड मेंबर्स आना चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट होगा फ्रॉम द पब्लिक, नॉट द प्रिंस ओनली और नॉट द रूलर ओनली, बट फ्रॉम द पब्लिक से इलेक्टेड होकर वो एक प्रॉपर इलेक्शन से आना चाहिए। तो ये मांग था कांग्रेस का। और ये भी इसको मंजूर नहीं था कि कोई प्रोविंसेस या तो प्रिंसली स्टेट को राइट टू सीसीड दे दिया। राइट टू सीसीड मतलब जो अगर ये यूनियन ऑफ इंडिया में नहीं जुड़ना चाहता है, तो वो अलग से अपना जो प्रोविंस है या तो अपना स्टेट है ये बना सकता है। तो ये भी मंजूर नहीं था कांग्रेस को, द राइट टू सीसीड वाला, ये पॉइंट भी ये लोग को मंजूर नहीं था। साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग को ये बात मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ये जिक्र नहीं था कि यहाँ पे एक सेपरेट स्टेट बनाने को मिलेगा, या तो पाकिस्तान बनाने मिलेगा या तो मुस्लिम के लिए एक सेपरेट स्टेट मिलेगा। ये बात कहीं भी ये क्रिप्स मिशन में नहीं था। दैट इज़ वाई जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग को भी ये क्रिप्स मिशन का जो प्रोविजंस है ये नहीं भाया, ये लोग को अच्छा नहीं लगा है। तो ये था हम लोगों का कैबिनेट मिशन। नाउ हम लोगों को देखना है द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट तो क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग अगस्त क्रांति भी बोलता है। अगस्त क्रांति विच मूवमेंट इज कॉल्ड also known as अगस्त क्रांति, ऐसा भी रख सकता है। तो इट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड में क्या हो रहा था ये पहले देखते हैं। तो इसका बैकग्राउंड में तो वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार, और दो पावर्स था, वन वाज एलाइड पावर एंड वन वाज एक्सिस पावर। एंड जो क्रिप्स मिशन आया था वो भी फेल हो चुका था, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। और यहाँ पे वार का चलते एक बहुत हाई इन्फ्लेशन चल रहा था, जहाँ पे सामान का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
और ब्रिटिशर्स अपना जो टेरिटरी है साउथ ईस्ट एशिया में, जो टेरिटरी था ये लोग का, लाइक मलेशिया हो गया, हांगकांग हो गया, फिलीपींस हो गया, ये सब क्या था, ये सब में जो जापानीज जो आर्मी है, जापान का कब्जा यहाँ पे बढ़ते जा रहा था जो साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया में जो जापानीज आर्मी है वो इसका मतलब वहाँ पे कब्जा करते जा रहा था साउथ ईस्ट एशिया में, जितना भी कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश लोग को यहाँ पे कब्जा करते जा रहा था। तो यहाँ पे एक ऐसा माहौल बन रहा था कि अगर इंडिया में, देखिए इंडिया में अभी ब्रिटेन का राज है, तो इसमें ओबियस हो जाता है अगर वो लोग ये साउथ ईस्ट एशिया हांगकांग तक पहुंच गया, ये मलेशिया तक पहुंच गया, तो अभी इंडिया को इन्वेड करना एक कंपलसरी बात हो जाता है, क्योंकि इंडिया में अभी कॉलोनी है ब्रिटेन का, और वो दोनों अभी 2 ब्लॉक में बटा हुआ है वर्ल्ड वार का समय में। तो अभी ओबियस बात है कि जापान अभी इंडिया में ये लोग अटैक नेक्स्ट इंडिया में ही अटैक करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे जल्दी से जल्दी ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चला जाओ, क्विट इंडिया मीन्स लीव इंडिया अलोन, लीव अस। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड, इसको लॉन्च करने का मेन मोटिव। सो इन द जुलाई ऑफ 1942 यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी, CWC बोलता है जिसको, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यहाँ पे एक मीटिंग रखता है, और दे मेट एट वार्धा, और यहाँ पे एक रिजोल्यूशन पास करता है क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए, पासेस ए रिजोल्यूशन which is called क्विट इंडिया रिजोल्यूशन और वार्धा रिजोल्यूशन। तो ये भी आ सकता है, वार्धा रिजोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द मूवमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो आपको याद रखना है जो वार्धा रिजोल्यूशन है ये क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। ठीक है, और गांधी इसमें फॉरफ्रंट में आ जाता है, वो आगे आ जाता है, और ये मूवमेंट को पूरा वो लीड करने लग जाता है ये मूवमेंट को। ठीक है, गांधी टेक चार्ज of the whole non-violent mass movement, and ये रिसोल्यूशन पास करने का बाद जो मूवमेंट को एक्चुअल में लॉन्च करता है, डेट इज ऑन 8 अगस्त 1942। डेट इज़ वाई जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, या तो भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलता है इसको। लेकिन भारत छोड़ो तो आप अगर क्वेश्चन भारत छोड़ो बोलने से तो क्विट इंडिया आप जान ही जाएगा। अगर अगस्त क्रांति क्या को बोलता है तो कन्फ्यूजन आ सकता है। अगस्त क्रांति इज इक्वल टू क्विट इंडिया मूवमेंट। क्यों? क्योंकि ये
अगस्त में ये शुरू हुआ था। तो ये 8 अगस्त 1942 यहाँ पे एक मीटिंग होता है एट ग्वालियर टैंक, जो कि है बॉम्बे में, और यहाँ से ऑफिशियली लॉन्च होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑफिशियली लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। और जो यहाँ पे जो ये देता है, मंत्र देता है, जो मेन स्लोगन देता है बाय गांधी जी वाज डू और डाई, डू और डाई। तो ये भी याद रखिए, डू और डाई जो कौन सा मूवमेंट से रिलेटेड है, दिस इज क्विट इंडिया मूवमेंट। तो यहाँ पे डू और डाई बोला है कि हम लोगों को ये जो अभी करना या मरना है, करो या मरो का सिचुएशन है, तो सभी को आगे आना है। और ये सिचुएशन कैसा है, करो या मरो का सिचुएशन है। एंड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस पास किया गया है, देयर वर सम इंस्ट्रक्शंस। और ये इंस्ट्रक्शन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये इंस्ट्रक्शन था। लाइक जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है और सोल्जर्स है, वो लोगों को बोला है कि आप लोग जॉब को मत छोड़िए। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है एंड सोल्जर्स है, यहाँ पे लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिए, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसका सपोर्ट हर किसी को नहीं था, ठीक है। हर कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। लाइक हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग हो गया, और कम्युनिस्ट पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा था। साथ ही साथ राजगोपालाचारी इसको सपोर्ट नहीं करते हुए कांग्रेस से रिजाइन कर देता है वो। तो और जो ब्यूरोक्रेट होता है वो लोग भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इस समय में वो लोग का मोस्ट ऑफ द पीपल ये सोच रहा था, मतलब सबका अपना अपना एजेंडा था इसको सपोर्ट नहीं करने का। लेकिन जो सी राजगोपालाचारी था, इसका बोलना ये था कि अभी ब्रिटेन ये में है, वार समय में है, तो इसको और प्रेशराइज नहीं करने से ठीक है अभी। तो ये था कहना। तो चलिए कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ था गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड सोल्जर्स को कि आपको रिजाइन नहीं करना है, डोंट रिजाइन, बट आपको उसको फॉलो भी नहीं करना है। जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है इसको भी फॉलो नहीं करना है, बट डोंट फॉलो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। साथ ही साथ पेजेंट को ये बोला है, अगर जो जमींदार है, जमींदार अगर ये प्रो गवर्नमेंट होता है, प्रो गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं देना है, रेंट नहीं देना है। अगर वो प्रो गवर्नमेंट नहीं है तो आप उसको टैक्स दीजिए, रेंट दीजिए, ठीक है। अगर वो जमींदार प्रो गवर्नमेंट होता है तो यू डोंट हैव टू पे टैक्स, डोंट पे टैक्स और रेंट। और प्रिंसली स्टेट के लिए ये इंस्ट्रक्शन था, प्रिंसली स्टेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन था कि वहाँ पे बोला है जो रूलर है प्रिंसली स्टेट का, रूलर को
ये मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए बोला है, प्लीज सपोर्ट द मूवमेंट। एंड जो सब्जेक्ट्स है, प्रिंसली स्टेट का जो सब्जेक्ट्स है, ये लोग को ये बोला है कि आप रूलर को सपोर्ट कीजिए अगर वो एंटी गवर्नमेंट है। सपोर्ट द रूलर इफ ही इज और शी इज एंटी गवर्नमेंट। और अगर वो प्रो गवर्नमेंट है तो आप अपने आप को जो इंडिया है, एक यूनाइटेड इंडिया है, इसको अपने आप से जोड़ लो, वो यूनाइटेड इंडिया से अपने आप को जोड़ लो। ये था सब्जेक्ट्स के लिए इंस्ट्रक्शन। अगर वो प्रो गवर्नमेंट है, इफ प्रो गवर्नमेंट, तो डिक्लेयर योरसेल्फ पार्ट ऑफ इंडियन नेशन। ये कहना था सब्जेक्ट्स के लिए बाय द कांग्रेस। और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन भी था कि अगर यहाँ पे कोई भी लीडर आपको लीड करने के लिए नहीं है ये मूवमेंट में, तो आप समझ लेना है, आप अपना जो समझदारी है उसको यूज़ करते हुए खुद से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, किसी लीडर के लिए मत रुको। तो ये इंस्ट्रक्शन भी था फॉर द होल सिटीजन्स। और ये बहुत काम आया है क्योंकि अगस्त 9 में इन 1942 जितना भी टॉप लीडर्स था, all top leaders were arrested during this time. Leaders were arrested. When I am talking about top leaders, तो top leaders of the Congress, okay? क्योंकि कांग्रेस ही इसको करवा रहा था, तो टॉप लीडर्स आप मत समझिए टॉप लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, नहीं, टॉप लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अभी जब सब अरेस्ट हो गया, जो लीडर लेस हो गया, तो मासेस क्या हो गया, मासेस जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, वो लोग अपना से मर्जी करने लग गया। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारा जगह पे वायलेंट एक्टिविटीज़ दिखाई दिया इस समय में। तो बहुत सारी जगह पे आग लगा दिया, कहीं पे जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है उसको तोड़ दिया, टेलीफोन लाइन गिरा दिया। तो ये सब बहुत लार्ज स्केल में यहाँ पे जो क्विट इंडिया मूवमेंट है हम लोग को देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ये जो मूवमेंट है, ये जो इसको फैलाने के लिए अंडरग्राउंड एक अंडरग्राउंड मूवमेंट भी चल रहा था, अंडरग्राउंड एक्टिविटी। और ये अंडरग्राउंड एक्टिविटी का मेन जो ये था लीडर था, इट वाज उषा मेहता। ये मेन लीडर तो नहीं था बट सी वाज वन ऑफ द लीडर। और यहाँ पे बहुत सारा लीडर था, लाइक जयप्रकाश नारायण हो गया, और भी बहुत सारा था। बट उषा मेहता ने क्या किया था, सी स्टार्टेड ए रेडियो, और ये रेडियो से ये बातचीत करता था, मतलब ये अपना जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ है इसको फैलाता था ये रेडियो का माध्यम से। तो ये एक अंडरग्राउंड रेडियो था। अंडरग्राउंड रेडियो located
in Bombay, or this radio was known as Congress Radio. साथ ही साथ हम लोगों को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया में एक पैरेलल गवर्नमेंट दिखाई देता है. पैरेलल गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो है ही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वहाँ से पूरा हटा के वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट मैकेनिज्म को ख़त्म करके अलग से खुद का एक गवर्नमेंट सेटअप हो गया था इन द प्लेसेस लाइक बलिया, it was under Chittu Pandey. Likewise, in Bengal, यहाँ पे मिदनापुर तमलुक में मिदनापुर तमलुक जो एक जो सर्कल है उसका टाइप का ये है. मिदनापुर जो एरिया है यहाँ पे जो एक ये बन गया था, जो पैरेलल गवर्नमेंट है, पैरेलल गवर्नमेंट का नाम को यहाँ पे दे दिया था जातीय सरकार. एंड सेम चीज सतारा में देखा है. सतारा जो कि ये बॉम्बे प्रेसिडेंशिप का पार्ट था, यहाँ पे भी एक पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप करता है बाय द नेम ऑफ प्रति सरकार. और यहाँ पे जो इसको चलाता है his name was YB Chauhan and नाना पाटिल. और भी था लोग, बट यहाँ पे इतना नाम जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. बस ये याद रखिए कि यहाँ पे एक पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हो गया था ड्यूरिंग दिस क्विट इंडिया मूवमेंट. तो यहाँ पे इतना सारा जब एक मासेस वायलेंट हो गया था तो उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे रिटालिएशन किया है बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो. और यहाँ पे हेवी फायरिंग्स और लाठी चार्जेस, बहुत सारा हेवी कैजुअलिटीज हुआ है. यहाँ पे एस्टिमेट ये किया जाता है कि यहाँ पे 10,000 लोग मारा गया है ये होल क्विट इंडिया मूवमेंट में. और बहुत सारा गांव जो कि एक मतलब रेबेलियस जो गांव था वहाँ पे हेवी फाइन इम्पोज किया है वो लोग को. हेवी फाइन वाज इम्पोज ऑन द रेबेलियस विलेजेस. साथ ही साथ जो सपोर्ट नहीं किया है, who didn't support this क्विट इंडिया मूवमेंट, तो एक तो था राजगोपालाचारी, वो तो कांग्रेस का ही था, बट वो कांग्रेस को से रिज़ाइन कर देता है. और क्योंकि ये क्विट इंडिया मूवमेंट को वो नहीं चाहता था कि हो के, तो इसको डिस्कस कर चुका है. तो यहाँ पे हिंदू महासभा इसको अपोज कर रहा था. साथ ही साथ मुस्लिम लीग एज वेल एज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये डायरेक्ट एफिलिएटेड था फ्रॉम द यूएसएसआर. और यूएसएसआर जो एलाई था और एलाइड पावर का, एलाइड पावर में कौन कौन था, जो ब्रिटेन का जो ये है पार्टी है
तो यहाँ पे यूएसएसआर था और बाद में अमेरिका आ गया। तो ये लोग एक ग्रुप में था, फ्रांस था मेन कंट्री, तो ये लोग एक ग्रुप में था। तो यूएसएसआर चाहता था कि यहाँ पे इंडिया का पार्टिसिपेशन हो वार में। तो डेट इज़ वाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यूएसएसआर का सपोर्ट लेते हुए कांग्रेस को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है। तो इसी रीज़न से शायद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में इतना वो लोग इतना नहीं फैल पाया है। अभी भी हम लोग देखता है सीपीआई जो क्या है, साउथ इंडियन स्टेट्स में ही वो लोग ज़्यादा फैला हुआ है। एनीवेज, तो ये इसको देखते हुए जो भी वायलेंस हो रहा था, इसको देखते हुए गांधी जी यहाँ पे एक फास्ट रखता है। एक्चुअली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी को ये बोलता है कि ये अनाउंस करो कि इतना सारा जो वायलेंस हो रहा है वो वायलेंस मत करो, ये बोलने को बोलता है गांधी जी को। तो ये चीज़ हम लोग पहले भी देख चुका है कि चोरी चोरा इंसिडेंट में जब वायलेंस हुआ था तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था गांधी जी। तो शायद ये सोचते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट रिक्वेस्ट किया था गांधी जी को कि ऐसा वायलेंस को रोकने के लिए आप कुछ वहाँ पे कुछ कमेंट कीजिए, कुछ अनाउंसमेंट कीजिए। लेकिन गांधी जी यहाँ पे क्या करता है कि ये बोलता है कि जितना वायलेंस हो रहा है अभी पब्लिक में, उससे कई गुना जो वायलेंस कर रहा है बाय द गवर्नमेंट। तो ये गांधी जी यहाँ पे कुछ भी कमेंट नहीं करता है एंड ही टू फास्ट एंड और ये फास्टिंग करता है फॉर 21 डेज। और यहाँ पे कंडेम करता है गांधी जी टू द गवर्नमेंट, कंडेम द वायलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, कंडेमनिंग द वायलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। और साथ ही साथ इस समय में गांधी जी का जो हेल्थ इशू जो आ गया था ये फास्ट करने का वजह से, और पूरा जो वहाँ पे जो जेल में इसको रखा गया था उसको पूरा घेर लिया था बाय द सत्याग्रहीज। एंड लास्टली इन द 6 मई 1944 को गांधी इज रिलीज। तो ये रिलीज हो जाने के बाद भी यहाँ पे कुछ ये क्विट इंडिया मूवमेंट का भी इतना असर तो ये हुआ कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स का खिलाफ अभी पूरा कोना कोना में एक जागृति आ गया था, आदमी का अंदर कॉन्शियसनेस आ गया था कि, और ब्रिटिशर्स लोग को भी ये एहसास हो गया था कि इंडिया को अभी बहुत दिन तक रूल किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक एंटी गवर्नमेंट ख्याल आ चुका है इंडियंस का अंदर। तो ये एक चीज़ हो गया था फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो हम लोग और मुस्लिम लीग से हम लोग ये देखता है रिएक्शन, दैट मुस्लिम लीग ये लोग मार्च 1943 को ये लोग ऑब्जर्व करता है, सेलिब्रेट करता है पाकिस्तान डे। पाकिस्तान डे
Okay, so now our next topic is CR formula और सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला या राजाजी फॉर्मूला, आप इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। CR फॉर्मूला या तो राजाजी फॉर्मूला और यू कैन से चारी फॉर्मूला। तो ये CR फॉर्मूला क्या था? यहाँ पे हम लोग पहले से देख के आ रहा है कि जो कांग्रेस है और जो मुस्लिम लीग है, ये आपस में एक हमेशा से कंटेंशन में रहता है। और मुस्लिम लीग जो एक डिफरेंट स्टेट का एक मांग कर रहा था इस समय में, तो ये और कांग्रेस जो एक यूनाइटेड इंडिया बनाना चाहता था, तो दोनों का बीच में जो डिफरेंसेस है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो CR फॉर्मूला एक ये चीज़ को सुलझाने के लिए ये CR फॉर्मूला लेके आया है। मीन्स ये एक एडवाइस था बाय आवर सी राजगोपालाचारी कि दोनों पार्टी आपस में पहले इंडिपेंडेंस डिमांड साथ में करो, ठीक है। इंडिपेंडेंस मिल जाने का बाद क्या होगा, जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मुस्लिम जोग्राफिकल एरिया जहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा बसता है, उसको बाद में इंडिपेंडेंट का बाद पेब्लिसाइड हो जाएगा। वहाँ पे पेब्लिसाइड मीन्स वहाँ पे एक इलेक्शन टाइप का, जो इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया में रहना चाहता है या तो वो पाकिस्तान बनाना चाहता है, पाकिस्तान रहना चाहता है, वहाँ पे एक पेब्लिसाइड करके इसको ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा, यहाँ पे 2 नेशन बनेगा या एक यूनाइटेड इंडिया बनेगा। तो ये बात रखा था बाय राजगोपालाचारी एंड दिस इज कॉल्ड द राजाजी फॉर्मूला और सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला और CR फॉर्मूला। पहले तो both party should join hand to demand for independence. And form a provisional गवर्नमेंट। प्रोविजनल गवर्नमेंट मीन्स जो टाइम बिंग के लिए एक गवर्नमेंट बनेगा, दैट इज प्रोविजनल गवर्नमेंट। और आफ्टर द वार मीन्स आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, एक कमीशन का गठन होगा जो कि डिमार्केट करेगा, डिमार्केटिंग द मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया by plebiscite. Plebiscite तो जो CR फॉर्मूला है, CR फॉर्मूला को भी नहीं माना गया है, जो इसका जो ये था
इसका जो प्रोविज़न था इसको भी नहीं माना है बाय द मुस्लिम लीग। तो इसका रिएक्शन में जो जिन्ना का व्यू था, मोहम्मद अली जिन्ना का जो व्यू था, ये इसका ये डिमांड था कि जहाँ एरिया में प्लेबिसाइड होगा, वो प्लेबिसाइड जो सिर्फ मुस्लिम ही मारना है, मतलब सिर्फ वहाँ पे मुस्लिम ही वोट करेगा। जो भी मुस्लिम एरिया में प्लेबिसाइड करेगा उसमें सिर्फ मुस्लिम ही उसको डिसाइड करना है, मुस्लिम ही वोट करना है। बाकी जो जनजाति रहेगा वहाँ में, वो लोग को ये राइट नहीं मिलेगा। तो ये बोलना था जिन्ना का। he didn't wanted the entire population of the area to vote, but only Muslims और मुस्लिम पॉपुलेशन। जैसे कि अभी कश्मीर हो गया, कश्मीर में प्लेबिसाइड तो नहीं कराया वहाँ पे, इसलिए वो बाद में हम लोग उसको डिस्कस करेगा। तो जैसे कि कश्मीर हो गया, कश्मीर में क्या है, वहाँ पे पहले हिंदूज भी था जो कश्मीरी पंडित था। तो कश्मीरी पंडित लोग यहाँ पे वोट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो मुस्लिम्स है वो लोग सिर्फ यहाँ पे वोट करेगा। तो ये बेसिकली बोलना था जिन्ना का। और जो सिख कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी भी ये राजा जी फॉर्मूला को नहीं मान रहा था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम का बात हो रहा था। ओनली मुस्लिम लोग को यहाँ पे, मतलब मुस्लिम लोग को एक ये डिवीज़न कैसा हो रहा था, एक मुस्लिम कंट्री के लिए हो रहा था। लेकिन वो लोग का जो एरिया है लाइक पंजाब हो गया, पंजाब का जो लाहौर वाहौर वाला एरिया है, वो पहले पूरा ये था, पंजाब का अंदर था, वो एक पूरा प्रोविंस, वो पंजाब का प्रोविंस था। तो यहाँ पे जो सिख है वो भी ये डिवीज़न का अंदर आ जाएगा। तो दैट इज़ वाई सिख ये नहीं मान रहा था ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला को। और कांग्रेस यहाँ पे रेडी था, कांग्रेस वाज रेडी फॉर कॉपरेशन। दे वर ये लोग ठीक था, ये लोग मतलब ये प्रोविज़न को मान लिया था कांग्रेस लोग। देन वी सी, हालांकि ये CR फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है, ये CR फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ है। उसका बाद हम लोग देखते हैं वेवेल प्लान। वेवेल प्लान में जो था, क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग देख लिया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट में इसका बैकग्राउंड में हम लोग देख रहे हैं अभी। बैकग्राउंड में हम लोग देख लिया था, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया था INC का तरफ से। और लीग और INC का जो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का जो डिसीजन था वो एक दूसरा से हमेशा मेल नहीं खाता था, और दोनों का बस बीच एक पॉलिटिकल डेडलॉक बनते रहता था। मतलब डिसीजन कभी भी एक डिसीजन नहीं बनेगा, एक दूसरा बोल रहा हो, एक दूसरा डिमांड कर रहा होगा तो दूसरा अलग डिमांड कर रहा होगा। तो ये हम लोग पहले से देख रहे हैं कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग का था। प्लस यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी ये उसको हेड कर रहा था। तो यहाँ पे एक वेवेल प्लान लेके आता है, और ये वेवेल प्लान कुछ प्रपोजल्स लेके आता है।
प्रोपोजल्स में ये होता है कि जो वाइसरॉय का काउंसिल है, वाइसरॉय काउंसिल में जो मेंबर्स होगा सारा का सारा इंडियंस मेंबर होगा अभी वाइसरॉय का जो काउंसिल होगा। तो ये था एक प्रोविजन। वाइसरॉय काउंसिल में all the 14 members will be Indians except the commander in chief। ये एक प्रोविजन था। और ये भी रहेगा कि जो वाइसरॉय है, वाइसरॉय का पास वेटो पावर होगा। वेटो पावर मतलब अगर वो किसी प्रोविज़न को नहीं मानता है तो उसको अपना ये वेटो पावर यूज़ करके उसको पूरा नल एंड वॉइड कर देगा, जो भी प्रोविज़न लेके आएगा। तो ये था। और साथ ही साथ जो मुस्लिम ये था मुस्लिम मेंबर्स था, मुस्लिम मेंबर्स को ये 14 में से जो ये 14 मेंबर्स है इसमें से 6 सीट it will be given to the Muslims। तो ये बात भी था जो कि कितना बनता है 25% बनता है पूरा इसका। और ये प्रोपोजल को लाने के लिए यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है, दैट इज कॉल्ड शिमला कॉन्फ्रेंस इन द जून 25, 1945। शिमला कॉन्फ्रेंस होता है शिमला में। और ये शिमला कॉन्फ्रेंस में फिर से ये जो डेडलॉक हम लोग पहले से देख के आ रहा था ये फिर से क्रिएट होता है, जहाँ पे जिन्ना का ये डिमांड था कि जो यहाँ पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये 6 मेंबर जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो ये मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सिर्फ मुस्लिम लीग का मेंबर से ही आना चाहिए। तो कांग्रेस में भी मुस्लिम लीडर्स था लाइक अबुल कलाम आज़ाद, तो ये भी था मेंबर्स में। तो ऐसा होने से मुस्लिम का ये जो डिवाइड हो जाता है, ये बोलना था बेसिकली जिन्ना का। तो जिन्ना ये डिमांड कर रहा था दैट जो भी मेंबर आएगा, जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होगा, ये सिर्फ कहाँ से आना है, ओनली फ्रॉम द मुस्लिम लीग। और एज वेल एज मुस्लिम्स लोग को वेटो पावर देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग यहाँ पे कम ये है, वो लोग का सीट कम है और वो लोग का वोट भी कम है। तो यहाँ पे मुस्लिम्स को वेटो पावर देना चाहिए। अगर कुछ प्रोविजंस वो लोग को पसंद नहीं है तो वो लोग वेटो पावर यूज़ कर सकेगा। तो ये डिमांड था जिन्ना का। तो इसको इसलिए कांग्रेस ने नहीं माना है और ये वेवेल प्लान भी फेल हो जाता है। दोनों को कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने में ये फेल हो जाता है। देन वी सी कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन आता है इन 1945। तो 1945, अब ये डेट को देखिए, वर्ल्ड वॉर हम लोग का वो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये चलता है फ्रॉम 1939 टू 45। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया था और यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनता है इस समय में, तो ये पहले कंजर्वेटिव पार्टी था, चर्चिल का पार्टी था जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ये आप लोग फिल्म्स में भी देखा होगा, उस समय में चर्चिल था। तो चर्चिल का पार्टी हार जाता है, कंजर्वेटिव पार्टी हार जाता है और लेबर पार्टी आ जाता है। तो लेबर पार्टी हम पहले भी बताया था, जो लेबर पार्टी है ये इस लोग का जो ये है पॉलिसी था वो एंटी कॉलोनियलिज्म का एगेंस्ट में था ये लोग ज़्यादातर। और जो भी कॉलोनाइज्ड वाला जगह है वो सबको वो लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस देना चाहता था। तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, यहाँ पे एक हाई पावर कमीशन भेजता है, हाई पावर कमीशन। टू इंडिया और फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये इंडिया को ये लोग जल्द से जल्द आज़ादी देना चाहता था इस समय में। और यहाँ पे ये जो कमीशन होता है, 3 पार्टी कमीशन, हाई पावर कमीशन, यहाँ पे 3 मेंबर होता है। फर्स्ट वाज द 3 मेंबर्स वेर पैट्रिक लॉरेंस, Patrick Lawrence was the Secretary of State. For India. Stafford Cripps, he was the president of Board of Trade. Board of Trade and A.V. Alexander, he was the first Lord Admiralty. एंड ये लोग पहुंचता है, दे रीच दिल्ली ऑन March 24, 1946। तो यहाँ पे भी ये लोग कुछ प्रोविजंस देता है और ये प्रोविजंस था, ये लोग का क्या क्या प्रोविजंस था ये देख लीजिए। तो ये जो प्रोविज़न था यहाँ पे मेनली ये था कि जो प्रोविंशियल ग्रुपिंग है, मीन्स जो पूरा इंडियन स्टेट है वो पूरा प्रोविंस में बटा हुआ है, ठीक है। जो प्रोविंशियल ग्रुपिंग है मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंदर जितना भी प्रोविंसेस है इसको एक ग्रुपिंग में लाने का बात हो रहा था यहाँ पे।
मीन्स फॉर एग्जांपल जितना भी ये पूरा इंडिया का पार्ट था उस समय में, ये कुछ कुछ स्टेट्स अलग प्रिंसली स्टेट हो सकता है, बट एज ए ऑल पूरा इंडिया, ये होल इंडिया अभी ब्रिटिश इंडिया का अंदर में था। तो ये जितना भी ब्रिटिश इंडिया का अंदर में है प्रोविंसेस, ये सबको एक ग्रुपिंग में लाएगा, ये बोलना था। तो इसको सेक्शन में बांटेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में रहेगा मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा। सेक्शन बी में रहेगा पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध। और सेक्शन सी में रहेगा असम एंड बंगाल। और यहाँ पे ये छूट भी दे दिया था कि अगर कोई प्रोविंस अगर सेपरेट होना चाहता है, सेपरेट अपना कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता है, तो वो बना सकता है। और साथ ही साथ ये भी था कि अगर कोई प्रोविंस आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज 5 years का बाद, ऐसे का बाद अगर आसाम चाहेगा कि वो सेक्शन बी में चला जाओ तो वो जा सकता है, या मद्रास चाहो तो सेक्शन सी में आ जाए, वो कर सकता है ऐसा। तो ये था एक सेक्शन में बांटने का। और साथ ही साथ जो ये ABC सेक्शन है, ये लोग मिलके टुगेदर दे विल ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्ट यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो भी पूरा होल इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लोग एक साथ ड्राफ्ट करेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये कैसा टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डेट विल बी वीक यूनियन, मीन्स अभी हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रल जो ज़्यादा पावरफुल है, लोकसभा और राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है, मीन्स वो लोग अपना जो रूल्स है, रूल्स लोग को एक स्टेट में लागू कर सकता है आराम से। तो ये हम लोग देखता है अभी का जो हम लोग का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे एक स्टेट का नाम चेंज करना और ये सब जो भी स्टेट में कुछ भी करना है तो सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी से कर सकता है। तो ये है, और वो स्टेट लेजिस्लेचर का ये राय को लेना मैंडेटरी भी नहीं है। तो ये अभी हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है। तो ये क्या है, जो यूनियन है अभी हम लोग का स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन आने जा रहा था, यहाँ पे ये प्रपोज था कि यहाँ पे एक वीक यूनियन होगा और ये लोग सिर्फ रूल बनाएगा इन फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, एंड कम्युनिकेशन में। और बाकी जितना प्रोविजंस होगा वो जैसे कि मद्रास प्रोविंस है तो वो लोग अपना से बनाएगा, ये पंजाब है तो वो लोग अपना से बनाएगा। तो ये सिस्टम जो स्टेट का खुद का लिस्ट होगा तो ये ऐसा बनाएगा। तो ये था ये प्रोविज़न एक। साथ ही साथ प्रिंसली स्टेट को
ये प्रोविज़न दिया है, प्रिंसली स्टेट को ये बोला गया है कि दे आर फ्री टू इधर ज्वाइन द इंडियन यूनियन, मीन्स जो ये एबीसी का अंदर में है, ये यूनियन को ज्वाइन कर लो, या तो एक एग्रीमेंट कर लो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ, और मतलब ये लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाओ। तो ये था प्रिंसली स्टेट का, ज्वाइन इंडियन यूनियन और मेक एन एग्रीमेंट with the British government। तो ये था एक प्रोविजन which was given to the princely state। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये एम है, आप बाद में मिला लीजिए इसको खुद से देख के। जो फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगा, इसका मेंबर्स दोनों जगह से आएगा, प्रिंसली स्टेट से भी आएगा और प्रोविंसेस से भी आएगा। इसका जो मेंबर्स होगा, it will come from provincial assembly as well as from the princely states। princely states से 93 members and provincial assembly से 292 members, और ये लोग बनाएगा एक कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो असेंबली होगा, होल असेंबली, ये काम करेगा एज एन इंटरिम गवर्नमेंट, विल वर्क एज इंटरिम गवर्नमेंट। तो यहाँ पे भी जो इसका जो प्रोविजंस है, इसको कुछ प्रोविजंस को कांग्रेस नहीं मानता है, और लीग भी कुछ का प्रोविजंस को यहाँ पे नहीं मानता है। तो देयर वर लॉट ऑफ ऑब्जेक्शंस। इनिशियली इसको ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा था मुस्लिम लीग, क्योंकि यहाँ पे पहले मुस्लिम लीग का टू नेशन थ्योरी का ये था, वो लोग का आइडिया था कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसके बाद सिंध का एरिया है, वो सब एरिया से एक बनाना था। बट यहाँ पे एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया आसाम एंड बंगाल को भी दे दिया था। तो वो लोग को अभी एक अपना जो पाकिस्तान है, वो एक बिगर पाकिस्तान दिखाई दे रहा था। तो मुस्लिम लीग इसी के लिए शुरू में इतना ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा था। बट बाद में जब इसका जो चर्चा हुआ, चर्चा होते समय में ये पूछा गया कि ये जो ग्रुपिंग्स है, ये क्या कंपलसरी है या इसको चेंज कर सकता है। तो ये जब पूछा गया तो ये बोला कि ये कंपलसरी नहीं है, और इसी को लेके बाद में ये जो लीग है, लीग का कहना था कि ये जो ग्रुपिंग्स है ये एक कंपलसरी होना चाहिए, और दैट इज़ वाई यहाँ पे लीग का थ्रू
ये ऑब्जेक्शन आता है कि दैट जो ग्रुपिंग्स था ABC ग्रुपिंग्स, तो ये ग्रुपिंग्स जो कंपलसरी होना चाहिए। दे वांटेड ए कंपलसरी ग्रुपिंग। और कांग्रेस का तरफ से जो ऑब्जेक्शन था, कांग्रेस लोग को चाहता था दैट देयर शुड बी ए स्ट्रोंगर यूनियन। दे वांटेड ए स्ट्रोंगर यूनियन। तो यहाँ पे एक जो यूनियन था, यूनियन में जो प्रोविजंस था, तो हम लोग पहले ही देख चुका है। जो वीक यूनियन का यहाँ पे जो प्रोविजंस लेके आ रहा था, जहाँ में सिर्फ फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन जैसा ही चीज़ था यूनियन का पास। तो ये चीज़ को ये ऑब्जेक्ट किया है बाय द कांग्रेस एंड दे वांटेड ए स्ट्रोंगर यूनियन। और ये था ग्रुपिंग्स। ये लोग चाहता था कि ग्रुपिंग्स कंपलसरी मत हो, और ये लोग का फेवर में ये चीज़ जो जाता है, और ये अगेंस्ट द मुस्लिम लीग जाता है। तो ये जब ये कैबिनेट मिशन भी फेल हो जाता है, उसका बाद अगस्त 16 को 1946 it is declared as a direct action day to achieve Pakistan by the Muslim League। उसका बाद यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनता है। ये इंटरिम गवर्नमेंट कौन कौन सा पोस्ट क्या क्या होल्ड कर रहा था, ये हम लोग पॉलिटी में इसको पहले देख चुका है। इंटरिम गवर्नमेंट, तो यहाँ का जो ये इंटरिम गवर्नमेंट था, तो इसमें इसको हेड कर रहा था बाय जवाहरलाल नेहरू। तो बोल सकता है जो इंटरिम गवर्नमेंट का जो ये समय का जो गवर्नमेंट था, तो ये आप अनऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं नेहरू को इस समय में, क्योंकि जो यहाँ इसको हेड कर रहा था, इट वाज हेडेड बाय नेहरू, नॉट मोतीलाल, जवाहरलाल नेहरू। और ये स्वर्ण इन करता है ऑन सितंबर 2, 1946 को। और बाद में अक्टूबर 26, 1946 को मुस्लिम लीग भी इसमें ज्वाइन कर लेता है, ये इंटरिम गवर्नमेंट। तो दैट इज़ वाई जो इंटरिम गवर्नमेंट था, इसका पोर्टफोलियो को आप जब देखेगा, तो यहाँ पे जितना मुस्लिम लीग का लीडर्स था, वो लोग को भी पोर्टफोलियो मिला हुआ था ये इंटरिम गवर्नमेंट में। तो जो लीग का इंटरिम गवर्नमेंट में घुसने का वो लोग का मोटो क्या था, इट वाज ओनली फॉर द पाकिस्तान, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। ये लोग सिर्फ इंटरिम गवर्नमेंट में घुसा है। ये लोग जस्ट गवर्नमेंट में रह के जितना भी प्रोविजंस वो लोग ले सकता था फॉर क्रिएटिंग ए नेशन, फॉर क्रिएटिंग पाकिस्तान, तो ये लोग ये इससे पीछे हटने मन नहीं था ये लोग को। दैट इज़ वाई दे पार्टिसिपेटेड इन दिस इंटरिम गवर्नमेंट। और एंड देयर ओनली मोटो वाज टू क्रिएट, ओनली मोटो वाज टू क्रिएट और फाइट फॉर पाकिस्तान। दैट इज़ वाई जो लीग है ये पार्टिसिपेट करता है इन द इंटरिम गवर्नमेंट।
सो अभी तक हम लोगों का आज़ादी नहीं हुआ है, तो हम लोग को आज़ादी अभी नेक्स्ट मोड में मिल जाता है, दैट इज फ्रॉम द एटलीस्ट स्टेटमेंट। जो क्लेमेंट एटली था, ये जो लेबर पार्टी का जो प्राइम मिनिस्टर था इस समय में, ये एक अनाउंसमेंट करता है, ये एक स्टेटमेंट बोलता है। He gave an announcement on February 20, 1947, और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट करता है, ये स्टेटमेंट देता है कि अभी हम लोग इंडिया को आज़ादी दे देगा, चाहे हम लोग किसी को पावर ट्रांसफ़र करो या मत करो। तो अभी ये एक डेट है, वो डेट हम लोग फिक्स कर दिया। डेट वाज जून 30, 1948, और यहाँ पे ये डेट को फिक्स कर दिया। इट वाज फिक्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। Even if the Indian leadership or the Indian politicians had agreed or not, ये लोग इंडिया का आज़ादी ट्रांसफ़र ऑफ पावर दे देगा, तो ये बोला गया है। और जो प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट का ऊपर से ब्रिटिश पावर चला जाएगा, मतलब ब्रिटिश जो कंट्रोल कर रहा था अभी प्रिंसली स्टेट का ऊपर में, वो भी ख़त्म हो जाएगा आफ्टर दिस डेट, ये भी बोला गया। द ब्रिटिश पावर would lapse with the transfer of power. In connection to princely states, and Mountbatten would replace Wavell. तो माउंटबेटन वेवेल को रिप्लेस कर देगा, और माउंटबेटन का जो काम करने का तरीका था वो बहुत स्विफ्ट था। ये मतलब हर किसी से सलाह मशवरा ये करते रहेगा ऐसा नहीं था, इसका जो काम करने का तरीका था वो बहुत स्विफ्ट था, और ये एक प्लान लेके आता है माउंटबेटन। And the name of the plan was Mountbatten Plan. ये प्लान आता है इन 3 जून 1947, एंड मेन चीज़ था यहाँ पे पार्टीशन को ग्रांट कर देता है। पार्टीशन वाज एक्सेप्टेड, और 2 भाग में हम लोग का बांटा है। जो यूनाइटेड इंडिया था,
तो जो बंगाल एरिया था, पार्टीशन होना था ऑफ बंगाल एंड पंजाब। बिटवीन टू न्यू कंट्रीज। जो पंजाब था एंड पंजाब as well as Bengal, it was to be divided into these two country, that was Pakistan, East Pakistan and West Pakistan। तो रेस्ट हम लोग जानते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ है फिर से। एंड for constructing a boundary, a boundary commission was appointed। A boundary commission was appointed, namely it was under Cyril Radcliffe, and he formed a boundary between the states। और प्रिंसली स्टेट को ये बोल दिया they could either join Pakistan or India, or they could remain free। तो ये था, ये प्रोविजन था फॉर द प्रिंसली स्टेट। और फाइनली हम लोगों का देश आज़ाद हो जाता है इन द 15 of August 1947 with lot of bloodshed in Bengal as well as in पंजाब एरिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पंजाब एरिया में हुआ है, यहाँ पे बहुत ब्लडशेड हुआ है, क्योंकि जो बंगाल था, जब यहाँ पे बंगाल में हो रहा था तो गांधी जी यहाँ पे जाता है बंगाल में और लोगों को मनाता है कि दे शुड नॉट कैरी आउट वायलेंस, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो ये चीज़ डेट इज़ वाई बंगाल में हम लोग को इतना ज़्यादा वायलेंस दिखाई नहीं देता है जितना कि हम लोग को पाकिस्तान में दिखाई पंजाब में दिखाई देता है। तो ये था हम लोग का होल हिस्ट्री ऑफ आवर प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आफ्टर दिस एक चीज़ रह जाता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस यहाँ पे हर प्रिंसली स्टेट का साथ ठीक है वो इंडियन यूनियन का साथ मिल जाता है, बट अभी का जैसा नहीं होने से भी वो मान लेता है कि जो इंडिया का यूनियन है ये इसका अंदर में रहेगा वो लोग। तो ये सब चीज़ इतना दूसरा प्रिंसली स्टेट का साथ इतना तकलीफ नहीं होता है। 3 प्रिंसली स्टेट का साथ कुछ थोड़ा तकलीफ आता है। दैट स्टेट्स वेयर जूनागढ़, हैदराबाद एंड जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 स्टेट है जहाँ से हम लोगों का हिस्ट्री में जो पाकिस्तान अभी बना है तो वो लोग जम्मू एंड कश्मीर क्यों क्लेम करते रहते हैं, कश्मीर हमें चाहिए, ये क्यों बोलते रहते हैं। तो इसका पीछे भी रीज़न है। फर्स्ट लेट्स सी द केस ऑफ जूनागढ़। तो जूनागढ़ का जो रूलर था
ही वॉज मुस्लिम। और यहाँ का जो सब्जेक्ट्स था, वहाँ का जो जनता था ज़्यादातर, वो था हिंदू मेजोरिटी। और ये जो मुस्लिम जो रूलर था, ये साइन कर देता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन बोलता है जिसको, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन कर देता है विद जिन्ना इन 15 सितंबर 1947। He signed instrument of succession, मीन्स पाकिस्तान का साथ ये चला जाएगा, इसका मेन ये कहना था। विद जिन्ना। And this led to a revolt by the subjects who were mostly Hindus. Revolt by the subject who were mostly Hindu majority. और यहाँ पे प्लेबिसाइड होता है ऑन 20 फरवरी 1948 को। यहाँ पे एक प्लेबिसाइड होता है। प्लेबिसाइड मीन्स एक वोटिंग होता है among the public of the जूनागढ़ किंगडम। तो जूनागढ़ में जब प्लेबिसाइड होता है तो ये इंडिया का फेवर में जाता है, इंडियन फेवर, ठीक है। तो ये इंडिया का पास चला जाता है, ये जूनागढ़। नाउ लेट्स सी हैदराबाद। हैदराबाद का रूलर भी मुस्लिम था और मेजॉरिटी हिंदू था यहाँ पे भी, लाइक जूनागढ़ ओनली। और इसको इंडियन गवर्नमेंट अपना फोर्स भेज के इसको इंडिपेंडेंट का बाद, आफ्टर द इंडिपेंडेंट, यहाँ पे एक्चुअली ये होता है, जो यहाँ का जो सब्जेक्ट्स है, ये लोग यहाँ पे एक रिवोल्ट छेड़ देता है। हैदराबाद में एक रिवोल्ट छेड़ देता है कि वो लोग को इंडियन यूनियन का साथ जुड़ना है। तो ये जब पूरा पब्लिक बेकाबू हो जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टू कम इन, और इंडियन गवर्नमेंट अपना फोर्सेस को भेजता है यहाँ पे। इंडियन गवर्नमेंट अपना फोर्सेस से लेके आके इसको एनेक्स कर लेता है ऑन सितंबर ऑफ 1948। तो हैदराबाद भी इंडिया का अंदर आ जाता है। तो दोनों का केस में क्या था, राजा मुस्लिम था और सब्जेक्ट्स हिंदू था, ठीक है। इतना चल रहा है अभी। नाउ लेट्स सी द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, यहाँ का जो रूलर था हरि सिंह, रूलर वाज हिंदू बट द सब्जेक्ट्स वेर मुस्लिम, मोस्टली मेजॉरिटी वाज मुस्लिम। तो यहाँ पे क्या होता है जो यहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम है, तो यहाँ पे एक्चुअली आफ्टर द इंडिपेंडेंस हाँ, जो पाकिस्तान है ये अपना ट्रूप्स भेज देता है। दे सेंड देयर ट्रूप्स एंड और ये जब अपना ट्रूप्स भेजता है
पाकिस्तान। तो जो हरी सिंह है, हरी सिंह जो कि यहाँ का किंग था, द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेता है इंडिया के साथ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन और एक्सेशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन was signed with India on 26 अक्टूबर 1947। तो देखिए जो जूनागढ़ में हुआ है, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है यहाँ पे। ये लोग पाकिस्तान का साथ साइन किया था जूनागढ़ वाला राजा, और ये अभी इंडिया का साथ कर रहा है। तो ऐसे देखा जाने से यहाँ पे भी एक प्लेबिसाइट होना चाहिए था। तो जब ये पहले ये इसको बात कर देते हैं, जब पाकिस्तान का ट्रूप्स भेजता है यहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन हो जाता है बिटवीन इंडिया एंड हरी सिंह, तो इंडियन ट्रूप्स भी यहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं इंडिया का थ्रू। इट इज़ डिस्पैच टू कश्मीर, और कश्मीर को इंडिया अपना अंदर ले लेता है, और ये वादा करता है कि आफ्टर सम इयर्स देयर विल बी प्लेबिसाइट। यहाँ पे भी प्लेबिसाइट कराएगा, यहाँ पे भी वोटिंग कराएगा, लाइक दे हैव डन इन द जूनागढ़। जूनागढ़ में जैसा हुआ था वो यहाँ पे प्लेबिसाइट कराएगा आफ्टर सम ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे इतना उथल पुथल अभी चल रहा है। तो ये वादा करता है इंडिया का ओर से, और ये प्लेबिसाइट कभी कराता ही नहीं बाय इंडिया। और बाद में यहाँ का गवर्नमेंट को एक स्पेशल आर्टिकल दे देता है, द आर्टिकल ऑफ 370, जहाँ से जो यहाँ का पॉलिटिकल लीडर्स है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए अपना ही एक ये बनाओ, अपना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का। और ये 370 रहता है टिल 2019, जब हम लोग का मोदी जी इसको स्क्रैप कर देता है, इसको हटा देता है। तो डेट इज़ वाई पाकिस्तान हमेशा क्लेम करता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, और इंडिया इसमें ज़बरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ये है द होल स्टोरी ऑफ आवर हिस्ट्री। तो हम लोग पूरा जब से इंसान शुरू हुआ है इन अफ्रीका टू इंडिपेंडेंस, यहाँ पे पूरा हिस्ट्री देख लिया। ठीक है, आपका कुछ क्वेरी होने से हमको बाद में पूछ दीजिएगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।